जय हिंद। वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और मेरे साथ आप कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के। अभी तक हमने प्रीवियस ईयर में एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब हमने उसमें 15 सवाल कंप्लीट कर लिए थे टोटल। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे वाले ईयर्स में आए हुए सवालों को हम देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया लगता है भी पहले किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। सवाल का लेवल अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा भी मोस्टली सवाल आपके नोट्स से ही होते हैं ना। मतलब आप पूरा स्टडी देखेंगे तो एक भी सवाल आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको लगेगा यार ये हमें नहीं बताया गया था। सब चीज़ आपको बताई जाती है और वहीं से सवाल निकल के आता है हमेशा जेई में। तो अगर आपके नोट्स सही ढंग से क्लियर होंगे सब चीज़ नोट्स से ही मिलेगी। बहुत ही रेयर केस है कोई चीज़ बाहर से आ जाए आपके पास। तो आइए आपको इस बात का प्रूफ भी देते हैं कि जो आपने पढ़ा है वही है, उसके अलावा नहीं है प्रीवियस ईयर में कुछ भी। आइए अपने इसको शुरू करते हैं, वन बाय वन हम आगे सवालों को डिस्कस करते हैं। तो आप सवालों से थोड़ा सीखिएगा ना कि भाई किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, टफनेस लेवल कैसा है, ताकि आपको फ्यूचर में जब भी आप जेईई एडवांस लिखने जा रहे हैं तो आपको क्लियरिटी रहे कि हाँ हम ऐसे सवालों को हम कर सकते हैं। आइए बच्चों अपने इसको शुरू करते हैं। बच्चों ये सवाल आपके सामने है, 2010 में पूछा गया सवाल था और सवाल हल्का सा कैलकुलेटिव है आपके लिए। आप सवाल को पहले अटेम्प्ट कीजिए फिर अपने डिस्कस करते हैं क्या आ रहा है इसमें। हाँ भी हुआ, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज कर दीजिए, मैं सवाल को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। देखिए सवाल में कुछ ऐसा बोला गया कि इनिशियली आपके पास में एक ऐसे ऑयल ड्रॉप है, उस पर कुछ चार्ज क्यू है, ठीक है, और नीचे की तरफ उस पर कुछ mg फोर्स लग रहा होगा और ऊपर की तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसके ऐसे क्यूई फोर्स लग रहा है। और बताया गया इनिशियली ये इक्विलिब्रियम में है और अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो mg किसके बराबर होगा बच्चों, क्यूई के बराबर होगा। फिर आपसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑफ इफ ई इज ऑफ। तो क्या हो जाएगा, फिर गिरना शुरू हो जाएगा ना। जैसे गिरेगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स आएगा, बिकॉज अगर वेलोसिटी है कोई मीडियम के अंदर तो उस पर विस्कस फोर्स लगेगा। और सवाल में विस्कोसिटी की वैल्यू गिवन थी, इस वजह से हमने इसे कंसीडर कर रहे हैं। अगर ये नहीं गिवन होता तो हम मानते विस्कोसिटी नहीं लग रहा है, पर सवाल में स्पेसिफिकली विस्कोसिटी की बात हुई है। अब कोफिशिएंट गिवन है, मतलब वो विस्कस फोर्स लगा रहा होगा। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होती है, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब आपके पास में नेट फोर्स जीरो हो जाए तभी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव होगी। तो अगर आप बात करेंगे एट टर्मिनल वेलोसिटी, जब आपके इसमें टर्मिनल वेलोसिटी आ गया उस केस में क्या हो रहा होगा, एट टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा आपके पास 6 पाई ईटा आरवी इज इक्वल टू एम जी। ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, इस क्यू की वैल्यू निकालनी है। आप इस क्यू में इस ई की वैल्यू पता है तो ये क्यू ही आपके पास में इसके बराबर हो जाएगा। इस क्यू को इसके बराबर कर सकते हैं और अगर आप इसको इसके बराबर करेंगे तो ये नंबर है ईटा की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू नहीं गिवन। हमें पहले रेडियस निकालना है, रेडियस निकालना टारगेट है, बिकॉज बाकी सब टर्म तो इसमें गिवन है, बाकी इसमें सिर्फ आर नहीं गिवन। तो इसको बराबर कर दूंगा तो क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। पहले आर चाहिए, तो आर के लिए मैंने इसी एक्सप्रेशन को सोल्व किया तो ये बना 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम को लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, बिकॉज आपको डेंसिटी गिवन है ना, तो आप एम को वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पाई ने इस पाई को उड़ा दिया। अच्छा ये आर यहां पे गया तो आर स्क्वायर आ गया और आप सब वैल्यूज पुट करेंगे तो आर स्क्वायर आ गया आपके पास में 6 ईटा वी डिवाइड बाय 4/3 रो जी, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। अगर आप यहां से सोल्व करते हैं तो इसको सोल्व करने जो आर की वैल्यू आपके पास में आती है वो कुछ 3/7 की फॉर्म में आती है आपके पास। दैट इज यहां से अगर आप आर सोल्व करेंगे वैल्यू पुट करके तो ये आता है आपके पास 3/7 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मीटर आता है अप्रोक्स, दैट इज 10⁻⁵ मीटर। ये बच्चों रेडियस आ गया। अब रेडियस आ गया तब इस सवाल में कुछ बचा नहीं। अब आप रेडियस मिल गया तो अब आप कर दीजिए क्या, क्यूई को इसके बराबर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये mg है तो आप लिखिए क्यू मल्टीप्लाई ई की वैल्यू आपके पास है, that is 81/7 pi 10⁻⁵ is equal to, और this term will be 6 pi ईटा आरवी। सब वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। यहां से अगर आप क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो डी ऑप्शन आपका मैच करेगा। यहां पे इसमें अगर आप सोल्व करते हैं डी ऑप्शन मैच करता है और डी ऑप्शन की वैल्यू आपके पास में है जो क्यू आता है दैट इज 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आता है, दैट इज 8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। तो डी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट होता है।
तब ये सवाल कैसा था, ये सवाल कैलकुलेटिव था आपके पास में, आपको कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो बात बन जाएगी। और अभी जेई और मेंस, जेई एडवांस और मेंस दोनों के लिए कैलकुलेशन अच्छी रिक्वायर्ड होती है। अब उसमें क्योंकि अब क्या हो गया आपके पास में कि आपसे डेसिमल में आंसर पूछता है आपके पास में, तो आपको डेसिमल तक सोल्व करने के लिए कैलकुलेशन अगर अच्छी नहीं होगी बच्चों तो दिक्कत आएगा। तो कैलकुलेशन आप शार्प बनाइए। आप कई तरीके कर सकते हैं, उसमें से कोई भी आपने रैंडम नंबर उठाया, आपको इससे डिवाइड कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दिमाग में करने की कोशिश कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा तेज बना लीजिए तो वो हेल्प करेगा। और जब भी जैसे मान लीजिए आपके पास में आप डिवाइड करने जा रहे हैं, वैसे आपसे सवाल आ गया कि आपके पास में 81 डिवाइड बाय 7 की वैल्यू, मतलब आंसर आपका ये आ रहा है। और अब आपको पता है कि हमसे जो पूछा जाता है, अभी जो स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है, जो अभी जो जेई एडवांस मेंस हो रहे हैं, उसमें आपसे डेसिमल तक पूछा जाता है। तो आप उसे कैसे सोल्व करते हैं, दुनिया क्या करती है बता रहा हूं आपको। ये कर दिया 7 और यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास में आ गई, ठीक है। तो लोग यहां तक लाके छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे पूछा डेसिमल के 1 पॉइंट तक, तो अगर डेसिमल के 1 पॉइंट तक पूछे तो आपको 100 डेसिमल के 2 पॉइंट तक कीजिए, बिकॉज फिर आपको मतलब अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं कैसे। जैसे मान लीजिए ये वैल्यू है 11.57, 11.57, इसको आप क्या लिखेंगे, आपको इसको 11.6 लिखेंगे। समझ में आ रहा है। तो आपको अप्रोक्सीमेशन लेना आता है ना भी। अगर आपके पास 2 डिजिट्स है तो अगर आपको 1 डिजिट तक चाहिए तो आप कैसे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, अगर ये वाली वैल्यू 5 से बड़ी है तो आप इसमें +1 कर देंगे। तो अगर आपसे इंटीजर के बाद में 1 डिजिट तक पूछे तो आप सोल्व करो इंटीजर के 2 डिजिट तक, फिर उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेशन लगा के फाइनल आंसर दो। अगर आप 11.5 देंगे तो मे भी शायद वो सही करे ना करे, उस पर डाउट रहता है। पर अगर आपके पास बोला कि इंटीजर की मतलब डेसिमल के 1 पॉइंट तक आपको आंसर लिखना है तो आपको 2 डिजिट तक सोल्व करना चाहिए, फिर वहां से अप्रोक्सीमेशन लगा के आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला सिस्टम है। ठीक है बच्चों, ये छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। आगे बढ़ते हुए हम कर रहे हैं अभी जो हमारा प्रॉब्लम 17th प्रॉब्लम पे हम पहुंच चुके हैं, मतलब कितने सवाल कर लिए तो 17th प्रॉब्लम हम कर रहे हैं। तो आपके पास में ये वाला सवाल है वो 2010 में ही पूछा गया आपसे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का सवाल है। करिए एक बार सवाल ना, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद होगा तो नोट्स में करवाया हुआ सवाल है। हाँ भी हुआ। देखिए इसमें जो ऑप्शन आपके पास में आ रहा है तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, 40 इसका दैट इज ए इसका आंसर है। अगर आप आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो आप यहाँ देख लीजिए। क्या आपके पास में 2 हेमिस्फीयर हमको पास पास रखा गया, तो एक हेमिस्फीयर हमने ऐसा बना दिया और दूसरा हेमिस्फीयर हमने यहाँ पे ऐसा बना दिया। ठीक है, अब देखिए इस पे ऐसे कुछ सिग्मा प्लस सिग्मा चार्ज है, इस पे भी ऐसे कुछ प्लस सिग्मा चार्ज है। तो अब हो क्या रहा होगा, ये वाला हेमिस्फीयर, इस वाले हेमिस्फीयर नाम कुछ ए रख दिया, इसका नाम कुछ बी रख दिया, तो ए बी पे कुछ रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, और उस रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाना पड़ेगा। अगर आप इस एफ को नहीं लगाएंगे दोनों हेमिस्फीयर दूर दूर चले जाएंगे। अब हमें ये देखना भाई साहब इस एक हेमिस्फीयर पे कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि जितना फोर्स आपके पास में ये वाला हेमिस्फीयर इस पे लगाएगा वही एफ के बराबर होगा आपके पास। ये जो हेमिस्फीयर इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा उतने आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। तो यहाँ पे आप सर यहाँ पे कुछ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू बी, इस वाले हेमिस्फीयर की वजह से, ड्यू टू ए, सॉरी इसका नाम बी है तो ड्यू टू ए। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, तो एफ एक्सटर्नल इसके बराबर ही होगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि इस एफ की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, ऐसी कुछ बात कर रहा है। तो हमें इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से करना है। कैसे करेंगे, देखिए ऐसे आपने हेमिस्फीयर बना दिया, इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर याद कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना आता है, वो आता है आपके पास सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये पार्ट आपको याद होना चाहिए। आपको एक बार डेरिवेशन में जाके गो थ्रू करना चाहिए कि हमने कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का एक्सप्रेशन निकाला था, क्योंकि ये थोड़ा सा रियलिस्टिक केस रहता है, लोग इसको थोड़ा कम इज्जत देते हैं। पर ये अगर कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का सवाल आ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के बिना करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। तो एक बार आप रुक के एक बार आप देखिए भी सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन आपको पता था क्या, और अगर नहीं पता तो आप नोट्स देखिए, नोट्स में आपको करवाया गया है, उसका डेरिवेशन भी आपको दिखाया गया। अच्छा अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर है, मतलब यहाँ पे अगर आप डीएफ फोर्स देखें, डीएफ फोर्स कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डीए। डीए छोटा सा एरिया हो गया भाई। जो फोर्स प्रेशर पता है तो प्रेशर के जो एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स आएगा,
समझ में आ रहा है? अगर फोर्स देखना होता है तो हम ये लिखते हैं कि एरिया परपेंडिकुलर जो आप लेते हैं वो वाला एरिया आप लेंगे यहाँ पे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रेशर लग रहा है, तो इस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, तो वो भी कितना आ रहा होगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई डी। ये DA1 है, ये कुछ DA2 है। अब देखिए इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे आपके पास में, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो इस वाले को अगर मैं ऐसे थीटा एंगल बोल दूं तो यहाँ पे बनेगा DF कोस थीटा और यहाँ पे बनेगा DF साइन थीटा। अब देखिए DF साइन थीटा सब कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, बिकॉज सिमिलरली इसका भी ऐसे कुछ बन रहा होगा, तो यहाँ पे ये DF साइन थीटा, ये DF साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यही फोर्सेस बचेंगे। तो आपको क्या चाहिए, आपका जो F नेट है, आपका जो F नेट है वो हो गया इंटीग्रेशन ऑफ DF कोस थीटा। अब DF को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, छोटा सा एरिया और ये कोस थीटा। अब देखिए एरिया वेक्टर एक्चुअल में ऐसा था, यहाँ पे ऐसा कुछ एरिया वेक्टर था, ठीक है। इस एरिया वेक्टर के दो कंपोनेंट टूट सकते हैं, एक एरिया वेक्टर ऐसा बन सकता है इसका, एक ये ऐसा बन सकता है। फिर ये वाला एंगल हम मान के चल रहे हैं कुछ ऐसे, हमने ये वाला एंगल कुछ थीटा माना है आपके पास में। तो आप देख रहे हैं अगर ये एरिया है तो ये अगर आप DA कोस थीटा देखेंगे तो वो ये वाला एरिया आएगा। अगर ये वाला DA है आपके पास में तो ये वाला एरिया होगा DA कोस थीटा और ये वाला एरिया होगा बच्चों DA साइन थीटा। तो आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, DA कोस थीटा का इंटीग्रेशन करना है। DA कोस थीटा का इंटीग्रेशन मतलब ये वाले एरिया सबके सब जोड़ने, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ऐसे जोड़ेंगे, और अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो आपको प्रोजेक्शन एरिया मिलेगा। दिस इज प्रोजेक्शन एरिया, दिस इज प्रोजेक्शन एरिया। प्रोजेक्शन एरिया का मतलब समझते हैं आप क्या होता है, मतलब अगर आप ऐसे एक स्फीयर को रखें, ऐसे एक स्फीयर को यहां पे रखिए, इधर से लाइट डालिए तो इस बोर्ड के ऊपर जितने पोर्शन में डार्क दिखाई देगा वो उसका प्रोजेक्शन एरिया है। आप समझ में आया? जैसे मैं हूं मान लीजिए, अब आप मेरे मतलब मेरा प्रोजेक्शन एरिया क्या होगा, आप मेरे कॉर्रेस्पॉन्डिंग सीसी स्ट्रक्चर बना दीजिए। आपको समझ में आ रहा है? जैसे मेरे कॉर्रेस्पॉन्डिंग सीसी स्ट्रक्चर तो ऐसे ऐसा ऐसा आएगा मेरा प्रोजेक्शन एरिया, ऐसे करके कुछ ऐसा आएगा। आइए एक स्फीयर का बनाया, स्फीयर लाइट डाला तो यहां पे डार्क किस पे होगा, एक सर्कल पे आपके पास डार्क होगा। प्रोजेक्शन वाली बात समझ में आती है आपको? अगर आप देखेंगे एक कुछ ऐसी चीज है आपके पास, मान लीजिए ऐसी ऐसी कोई चीज है, इसका अगर आप प्रोजेक्शन देखेंगे यहाँ पे तो कैसा आएगा, कितने पोर्शन में लाइट नहीं जाएगी, इससे और इसमें, तो यहाँ पे एक आपको ऐसे रेक्टेंगल दिखाई देगा। फिर प्रोजेक्शन एरिया की बात हमने वहां पे भी की थी, तो ये आपके पास प्रोजेक्शन एरिया आ गया। तो प्रोजेक्शन एरिया क्या होगा, इसका प्रोजेक्शन एरिया ये वाला होगा, दिस इज प्रोजेक्शन एरिया, दिस इज प्रोजेक्शन एरिया। और ये अगर रेडियस आपके पास में r होगा तो ये टर्म बन जाएगी पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कितना है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये आएगा F एक्सटर्नल जो आपको लगाना पड़ेगा। मतलब ये वाला हेमिस्फीयर इस वाले हेमिस्फीयर पे कितना फोर्स लगा, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास में, इसने प्रोपोर्शनल पूछा है, देखिए एग्जैक्टली नहीं पूछा, इसने प्रोपोर्शनल पूछा है। तो प्रोपोर्शनल पूछा, उसमें दो टर्म आ रही है, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट की टर्म आ रही है। किसके प्रोपोर्शनल हो गया ये, F एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, और इसी फॉर्मेट में कई बार सेम फॉर्मेट पूछा जा सकता है, मेंस में आ सकता है, एडवांस में भी शायद कभी हो में ऐसा रिपीट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके के सवाल रिपीट हो भी सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसे दिमाग में रखिएगा। जब आपको लगे सवाल बहुत गहरा हो जा रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो एक बार ट्राई करके देखिए, क्या पता वो सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का हो। ठीक, छाप लीजिए। जो सवाल आपके सामने है 2011 में पूछा गया है और स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, तो मेरे हिसाब से आप कर पाएंगे। सीधी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, ढंग से कीजिएगा, अटेम्प्ट करिए क्या आंसर आ रहा है। हाँ भी हुआ।
इसका आंसर आएगा आपके पास में सी। लोग सीधी मिस्टेक करके इसका आंसर बता देते हैं डी, पर आना चाहिए आपके पास में सी। वैसे ये सवाल बताने लायक नहीं है, आप खुद करेंगे तब भी हो जाएगा, फिर भी चलो ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा आइडिया देता हूँ आपको। आप इस 3D में इसको आप इमेजिन कर सकते हैं, सवाल हो जाएगा। अब इसने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इसको यहाँ पे वाई एक्सिस दिया, इसको यहाँ पे ऐसे जेड एक्सिस दिया। यही हमेशा चाहता है कि बच्चे गलती कर देना, तो इसलिए चीजों को अलग करने की कोशिश करता है वो, और इसको ऐसे कुछ यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया। कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको। सबसे पहला पॉइंट तो ओरिजिन है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया ओरिजिन आपके पास 0,0,0। अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। वाई कोऑर्डिनेट आपके पास में ए है, 0,a,0। ओके, फिर आपसे थर्ड कोऑर्डिनेट जो आपको गिवन है वो आपके पास में है a,0,a। ए मतलब x, तो x में a, ठीक है। अच्छा, a,0,0, y में 0 और z में a। तो ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको। कहाँ पे देखिए, x में आपके पास में a है, तो ये एक्चुअल में x एक्सिस है ना आपके पास में, यहाँ पे ऐसे x एक्सिस है, तो यहाँ पे आप a आगे, y में a आगे, तो ये वाला पॉइंट है आपको समझ में आ रहा है। x में a, y में 0, z में a। थर्ड अगर आप दे दो a,a,a, तो x में a, y में a, z में a, ऐसा। तो कैसा ऐसा है आपके पास में, जो आपके पास में जो एरिया है वो एरिया कुछ ऐसा है आपके पास में, ऐसे टिल्टेड है ऐसे, अरे ठीक है, ऐसे ऐसे टिल्टेड है, समझ में आ गया। आप इसको इमेजिन कर पाए थे। ये एक्चुअली जानबूझ के इसने एक्स ऐसे दिया ताकि बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहें, ऐसा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास में एक्स एक्सिस में है, ऐसा है, ठीक है। अब देखिए, ये वाली डिस्टेंस भी ए है, ये वाली डिस्टेंस भी ए है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ए है, ये ए है। तो ये जो साइड हुई इसकी ए नहीं है साइड, ये वाली साइड कितनी, दिस इज √2a, दिस साइड इज √2a। सोचिए, देखिए ये ए है, ये ए है, दिस इज √2a, समझ में आ गई मेरी बात। और ये वाला आपके पास में √2a है, ये साइड √2a है और ये a है। तो इसका अगर आप एरिया की बात करेंगे, जो आपको एरिया दिखाई देगा, एरिया आपको भी कुछ ऐसा टिल्टेड है, देखिए ऐसा ऐसा एरिया है आपके पास में, ऐसा है। ये आपके पास में कुछ a है और ये कुछ √2a है। तो अगर आप एरिया देखेंगे तो एरिया आएगा √2a², ऐसा एरिया आएगा √2a²। अब दुनिया यहाँ पे गलत करती है, लोग ऐसे इसको a² लिख देते हैं, नहीं ये √2a² अगर आप ढंग से देखेंगे तो। अब आप क्या बोलेंगे, अब आप फ्लक्स लिख दिए, फ्लक्स क्या होता है E.ds, E.s, E की वैल्यू कितनी है आपके पास, दैट इज E0, और एरिया कितना है √2a²। और अगर आप एंगल देखेंगे, एंगल, तो E वेक्टर, इसका जो एरिया वेक्टर है वो कैसा है, कुछ एरिया वेक्टर कुछ ऐसे नीचे की तरफ है, E वेक्टर कुछ ऐसा है, दोनों में एंगल कितना हो 45 डिग्री। आप समझ पा रहे हैं भाई। अगर आप इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर देखेंगे, इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कैसा बनेगा आपके पास, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ऐसा बन गया, कितने एंगल पे 45 पे, ऐसा कुछ। और ई वेक्टर कुछ ऐसे, दोनों में एंगल कितना है 45 डिग्री का आपके पास, तो यहाँ पे बनेगा cos 45। तो इसमें कितना बनेगा, E0a², ये आपके पास है फ्लक्स आ जाएगा। एक और तरीके से भी आप कर सकते थे, आप इस एरिया कंपोनेंट तोड़ लीजिए, ये ऐसे एरिया से ऐसे कंपोनेंट तोड़ दीजिए। एक कौन सा एरिया बनेगा, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा, दो एरिया बन गए, एक ये वाला एक ये वाला, समझ में आ रहा है। इसका ऐसा एरिया था, इसे कंपोनेंट ब्रेक कर दीजिए, एक ये वाला एरिया बनेगा, एक कुछ ये वाला एरिया बनेगा, बात समझ में आ रही है? दो एरिया बना दिया आपने, ये वाला और ये वाला। अब देखिए, अगर ये वाला एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, बिकॉज एक्स एक्सिस यही है आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस वाले एरिया से कोई फ्लक्स नहीं जाएगा, सिर्फ इससे जाएगा। और अगर आप इसका एरिया देखेंगे, जैसे मान लीजिए अब आपने इसको कंपोनेंट तोड़ दिया ऐसे और ऐसे, तो ये वाला एरिया खुद देखिए, ये वाला डायमेंशन आपके पास में हाइट भी ए, ये भी ए, तो ये एरिया a² आएगा आपके पास। तो a² मल्टीप्लाई E0, दैट इज डायरेक्टली E0a², क्योंकि उसमें तो आपके इसमें एंगल 0 हो गया ना। तो अगर आप एरिया कंपोनेंट के, मतलब सेकंड मेथड हो सकता है इसमें, मेथड 2, ब्रेक एरिया कंपोनेंट, ब्रेक एरिया इनटू टू कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट से आपके पास में 0 जाएगा फ्लक्स, और दूसरा कंपोनेंट से आपके पास जो फ्लक्स जा रहा होगा उसमें थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 आएगी। समझ में आ गया। तो cos θ 1 हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते थे, पर आपको इमेजिन करना, आपको सही ढंग से सवाल पढ़ना और आपको जल्दबाजी ना करना, वो ये सवाल सिखाता है। समझ में आ गई बात, छाप लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है, 2012 का सवाल है, 2012, और आप इसे करके बताइए क्या आपका जवाब आ रहा है।
हाँ भाई, बनी बात। तो ये सवाल आपके क्या बोल रहे हैं, स्फेरिकल शेल है और उसका पोटेंशियल और ईएफआई के बारे में बात हुई है। तो ईएफआई आपको क्या, सबसे पहले बात करते हैं व्हेन आर इज लेस देन आर। पहले आर ग्रेटर देन आर की बात करते हैं ना, आर ग्रेटर देन आर, इस पे कुछ चार्ज क्यू मान लेते हैं। तो ईएफआई कितना आता है आर ग्रेटर देन आर में, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आते हैं ईएफआई। और पोटेंशियल कितना, दैट इज के क्यू बाय आर। आप याद कीजिए, आपको बताया गया था चाहे शेल हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे पॉइंट चार्ज हो, बाहर अगर आप देख रहे हैं तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही आता है जैसे पॉइंट चार्ज की वजह से आता है। और अगर आप सेकंड वाले केस की बात करेंगे व्हेन आर इज लेस देन आर, इसको इक्वल टू भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो उस वाले केस में अगर आप देखेंगे लेस देन आर में, तो ईएफआई अंदर जीरो होता है। अगर आप स्फेरिकल शेल के अंदर ईएफआई देखते हैं तो कितना आता है, जीरो आता है। इसको शिल्डिंग इफेक्ट भी बोलते थे हम। तो ये कितना आएगा आपके पास, दैट इज के क्यू डिवाइड, सॉरी ईएफआई आएगा जीरो। और पोटेंशियल क्या आता है, तो हम बोलते हैं इन्फिनिटी से यहाँ तक आने का पोटेंशियल, इसके आगे तो पोटेंशियल सेम रहता है, तो पोटेंशियल जीरो नहीं आता, पोटेंशियल आता है के क्यू बाय आर। अब ये सवाल इसने क्यों दिया, बिकॉज लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है कि ईएफआई अंदर जीरो है, वो वाली बात ठीक है, ईएफआई अंदर जीरो है पर पोटेंशियल अंदर जीरो नहीं है, ये बात लोगों को क्लियर होनी चाहिए। लोग ऐसा लगता है ईएफआई जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो, इस वजह से उसने सवाल दिया ताकि लोग गलती करें। पर अगर आपने नोट सही ढंग से पढ़े होंगे तो आप कर सकते हैं। अब देखिए ईएफआई ग्राफ कैसा बनेगा, ईएफआई ऐसे स्ट्रेट जाएगा, यहाँ तक जीरो है, कैपिटल आर पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ईएफआई बन जाएगा, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। फिर इसके बाद से किसका फंक्शन है आपके पास, इसके बाद से 1 बाय आर स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ये तो ईएफआई हो गया। पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो पोटेंशियल आएगा के क्यू बाय आर, यहाँ पे आएगा के क्यू बाय आर, तो ये आर स्क्वायर था, इससे थोड़ा नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, ऐसे के क्यू बाय आर ऐसे करके कुछ ऐसा बनेगा। और अंदर दिस इज पोटेंशियल ग्राफ, ये ईएफआई ग्राफ, ईएफआई ग्राफ यहाँ पे जीरो है और पोटेंशियल ग्राफ यहाँ पे के क्यू बाय आर है। पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट रहता है, ईएफआई अंदर जीरो रहता है, इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक बात है और आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा इसके अंदर, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका सही था, ठीक है। सवाल से ढंग से पढ़ना है ना, सवाल तसल्ली से पढ़िए, सारे ऑप्शंस देखिए। मान लीजिए आपको डी दिख गया है, फिर भी आप सब ऑप्शंस देखिए। कई बार क्या हम गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं या फिर हमारा दिमाग वो चीज नहीं सोच पाता, तो ऑप्शन देख के आप वो चीज कभी गलती होगी तो आप पकड़ पाएंगे ना। सब ऑप्शंस आप जरूर देखिएगा, फिर आप फाइनल जवाब बताइएगा। छाप लीजिए बच्चों, ये आपके पास में 2014 का सवाल है और सिंपल ही है सवाल, तो आप करके बताइए क्या रिजल्ट आपके पास निकल के आ रहा है। हाँ बच्चों, हुआ सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। अगर ऑप्शन सी आया बहुत बढ़िया, नहीं आया तो मेरे साथ देखिए आप। हम क्या कर रहे हैं, हमसे पूछा गया, सबसे पहले आप सवाल में पढ़ेंगे तो बोला गया है चार्ज Q, 2Q और 4Q आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया है डायरेक्ट्रिक। डायरेक्ट्रिक बोल दिया मतलब नॉन कंडक्टिंग, मतलब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। ये वर्ड हमें डायरेक्ट्रिक से समझ में आया, तो डायरेक्ट्रिक बोल दिया कि डायरेक्ट्रिक सॉलिड स्फीयर है, मतलब नॉन कंडक्टिंग है, मतलब चार्ज कहाँ पे, इसके वॉल्यूम में है। सबसे पहले आपसे पूछा कि हर एक पे यहाँ पे एक पॉइंट P बनाया इसने आर दूरी के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे ईएफआई पूछा कितना होगा, सबसे पहले इसी को तोड़ते हैं। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं ईपी कितना आएगा, दैट इज के क्यू, आप इसके बाहर है ना, बाहर क्या लिख सकते हैं आप, आर स्क्वायर, सही, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं इस वाले केस में, तो इस पे भी आर डिस्टेंस पे आएंगे, सरफेस पे आ जाएगा। तो इसमें अगर आप ईपी देखेंगे दैट विल बी के 2Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो 1 में है आपके पास, ये सेकंड वाले में है। अब चलते थर्ड वाले में। थर्ड वाले में अगर आप आर दूरी पे जाएंगे बच्चों, तो ये तो अंदर आ गया, और अगर अंदर पॉइंट आ गया तो अंदर ईएफआई कितना आता है, ईएफआई पता होना चाहिए। अंदर ईएफआई आता है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर। अंदर ईएफआई का फॉर्मूला है ये सॉलिड स्फीयर के अंदर, याद है। अगर आपके पास नॉन कंडक्टिंग है और अगर सॉलिड है, अगर शेल रहता है तो अंदर ईएफआई 0 होता है, और अगर सॉलिड स्फीयर रहेगा तो अंदर ईएफआई दैट इज रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर। अब रो की वैल्यू लिखी जाए, दैट इज Q डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब की जगह कितना बन जाएगा बच्चों, 8 आर क्यूब, 8 आर क्यूब। ये रो की वैल्यू है।
यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 3 एप्सिलॉन नॉट कर दिया, और ऊपर आपके पास में ऐसे r है। ठीक है, अब देखिए ये 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट तो बन गया k। ठीक है जी, अच्छा ये k बना दिया, तो ऊपर क्या बन गया 3, ये 3 ऊपर चला गया 3, ये k बन गया q r डिवाइड बाय 8r क्यूब, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। देखो तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, इस 3 ने इस 3 को मार दिया, इस 3 को ऊपर जाने जरूरत नहीं, इस 3 ने इसको मार दिया। ये कैसा बन गया आपके पास, अगर आप देखेंगे तो k q, r की जगह कितना पुट कर दूंगा, r की जगह कैपिटल R पुट कर दूंगा, तो k q डिवाइड बाय दिस इज बिकम 8r स्क्वायर, 8r स्क्वायर। सबसे ज्यादा EFI कहाँ पे है, इसमें है, तो आप बोलेंगे E2 सबसे बड़ा, उससे कम E1 और सबसे कम कौन, E3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास, दैट इज मैचिंग विद ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी जो आपके पास वो करेक्ट हो जाएगा। तो आसान था बच्चों, ये होना चाहिए था, आई होप आपने कर भी लिया होगा। तो बात याद रखिएगा ना, आपको नोट्स में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सॉलिड स्फीयर के अंदर कितना EFI आता है, बाहर कितना आता है। बाहर तो आता है KQ बाय R स्क्वायर, अंदर आता है रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट R। शेल के अंदर 0, बाहर आता है KQ बाय R स्क्वायर। तो बेसिक बातें थी नोट्स की, वो क्लियर होनी चाहिए, छाप ले बच्चों। अभी हम करें 2019 का सवाल, और ये सिंगल करेक्ट है ना आपके पास, तो आप बताइए इसका क्या जवाब है। अच्छा सवाल है, सोचने वाला सवाल है, सोच के बताइए क्या है ना, करिए सवाल को। हाँ, ए इसका सही जवाब होगा। मैं इसे करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, आपको बोला गया कि ऐसे एक शेल है और इस पे आपने क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, और इसका जो पोटेंशियल है दैट इज के क्यू बाय आर, उसके लिए सवाल में गिवन है वी नॉट है। अब क्या हुआ, इसमें छोटा सा पार्ट रिमूव कर दिया, इस छोटे से पार्ट को रिमूव कर दिया, तो इसका जो एरिया है छोटे से पार्ट का दैट इज अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर। दिस एरिया इज अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप DQ देखेंगे, DQ इस एलिमेंट छोटा चार्ज कितना रहा होगा, जितना हटाया है चार्ज वो कितना है, तो हम बोलेंगे Q डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई इसका एरिया दैट इज अल्फा 4 पाई आर स्क्वायर। तो कट गया, तो DQ जो है दैट इज अल्फा Q है, मतलब जो चार्ज आपने रिमूव किया है वो अल्फा Q चार्ज आपने वहां से रिमूव कर दिया। अब आपसे क्या बोला गया, फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल, मतलब यहाँ पे सेंटर पे जो पोटेंशियल है आपके पास में, और यहाँ पे एक r/2 दूरी पे जो पॉइंट है वहां पे जो पोटेंशियल का रेशो बताना है आपको। अब कैसे करेंगे, देखिए अगर आप बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू V ड्यू टू होलो पार्ट, होलो पार्ट मतलब इसको हटाने के बाद में, या फिर रिमेनिंग शेल बोल सकते हैं, V ड्यू टू रिमेनिंग शेल, बची हुई शेल की वजह से पोटेंशियल, प्लस V ड्यू टू रिमूव्ड पार्ट जो आपने हटाया है। क्योंकि अगर आप इस पार्ट को उठा के वापस यहाँ पे लगा देंगे तो पोटेंशियल मुझे पता है फिर V नॉट हो जाएगा, क्योंकि शेल के सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वही होता है जो यहाँ पे होता है। तो अगर ये पूरा रहता है सेंटर पोटेंशियल था V नॉट, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इस रिमूविंग जो पार्ट आपने रिमूव किया है उसकी वजह से जो बचा हुआ उसकी वजह से पोटेंशियल है वो कितना है, V नॉट है आपके पास। अब रिमेनिंग शेल की वजह से निकालना है, तो हम रिमूव शेल पार्ट की वजह से लिख देते हैं। तो रिमूव तो छोटा चार्ज है आपके पास, इसकी वजह से कितना आएगा, दैट इज K अल्फा Q, K अल्फा Q डिवाइड बाय R, क्लियर। और ये V ड्यू टू रिमेनिंग आ जाएगा, V ड्यू टू रिमेनिंग, तो कितना आ गया V ड्यू टू रिमेनिंग, अगर आप देखेंगे तो ये आ गया V नॉट माइनस इज इक्वल टू V नॉट है ना आपके पास, तो ये तो बन जाएगा V नॉट अल्फा ना, V नॉट माइनस V नॉट अल्फा, ये आ गया आपके पास सेंटर पे, V एट सेंटर आपके पास आ गया V नॉट माइनस V अल्फा। सिमिलर कंसेप्ट से अगर आप निकालेंगे पोटेंशियल एट R/2, तो पहले कितना था पोटेंशियल एट R/2, पहले था V नॉट ही था, पहले कितना था, पहले तो हर एक पॉइंट पे जब ये पूरी थी शेल तो अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है, वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पे पहले V नॉट था तो वो उसका लिख दिया V नॉट, और इस वाले पार्ट की वजह से कितना आएगा, दैट इज K Q की जगह लिखा अल्फा Q डिवाइड बाय R, कितना हो गया R/2।
तब प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का यूज कर रहा हूँ। वी ड्यू टू रिमेनिंग क्या होगा, वी नॉट माइनस वी ड्यू टू रिमूव, वही कर रहा हूँ। अब आप देखिए तो ये बन गया वी अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू वी नॉट माइनस दिस इज बिकम 2k/q डिवाइड बाय r मल्टीप्लाई अल्फा। तो ये वी नॉट बन गया आपके पास। तो यहाँ पे कितना है, वी एट आर बाई 2 दैट इज वी नॉट माइनस 2 वी नॉट अल्फा। अब आपसे दोनों का रेशो पूछा गया, तो अगर आप रेशो देखेंगे तो रेशो कुछ ऐसा आएगा, वी नॉट माइनस वी अल्फा डिवाइड बाय वी नॉट माइनस 2 वी नॉट अल्फा। तो ये आ गया वी एट और मतलब सेंटर पे और वी एट आर बाई 2, ये रेशो आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट उड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 माइनस 2 अल्फा, ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है। मैच कर रहा है क्या ये? हाँ ये मैच कर रहा है। सिंगल करेक्ट था तो आप यहीं पे खत्म कर सकते हैं सवाल को, पर अभी हम तो पूरा डिस्कस करते हैं। फिर तो बोला गया द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ शेल इज रेड्यूस्ड बाय, तो यार कितना पोटेंशियल, अब रिमेनिंग शेल कितना बचा, ये बचा वी नॉट, सेंटर पे जो बचा वो इतना बचा ना, वी नॉट माइनस वी अल्फा, वी नॉट माइनस वी अल्फा। पहले कितना था, वी नॉट था, तो कितने से रेड्यूस हुआ, वी अल्फा से रेड्यूस हुआ। भाई पहले क्या था वी नॉट, अब हो गया वी मतलब वी नॉट माइनस वी अल्फा, तो कितने से रेड्यूस हुआ, वी अल्फा से रेड्यूस हुआ आपके पास में। तो 2 वी अल्फा से नहीं हुआ, वी अल्फा से हुआ, इस वजह से बी गलत हो गया। फिर बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ शेल, तो पहले तो जीरो था। अगर आप देखें जब पूरा शेल कंप्लीट था तो इनिशियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड था सेंटर पे वो जीरो था, शेल की वजह से अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता नहीं है। अभी देखिए फिर आप बोलेंगे ई ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू इनिशियल वाला ई वो जीरो था, रिमूव पार्ट की वजह से कितना, दैट इज के अल्फा क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आएगा आपके पास में ई अब की बार। तो पहले जीरो था, अब इतना आ गया, तो कितना कम हो गया, इतना कम हो गया। तो एक्सप्रेशन इसको भी वी की टर्म में चाहिए, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, दिस एक्सप्रेशन के क्यू डिवाइड बाय दैट इज वी अल्फा डिवाइड बाय आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंज हुआ दैट इज वी अल्फा बाय आर से चेंज हुआ, पर इसने नहीं बोला, इसने बोला वी अल्फा बाय 2 आर। समझ पा रहे हैं, हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज कर रहे हैं बच्चों। हमें ये पता है कि रिमेनिंग पोर्शन की वजह से नहीं पता, मुझे पता है अगर आप दोनों को मिला दे, इस कट वाले पार्ट को जो आपने हटाया है उन दोनों को अगर आप मिला दे तब मुझे पता है। तो हम क्या बोले, रिमेनिंग पार्ट का प्लस रिमूव पार्ट का इज इक्वल टू टोटल का, टोटल का पता है तो वहां से वैल्यूज पुट करके निकाल रहे हैं। सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे डी ऑप्शन में। तो क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट लोकेटेड ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू द होल एंड द शेल सेंटर एट डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर इज अल्फा, कितने से डिक्रीज हुआ वो पूछ रहा है। तो यार इसकी वजह से जो था वो कम हो गया, तो इसकी वजह से कितना था वो आपके पास, दैट इज के क्यू डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितनी होगी, आर होगी, बिकॉज सेंटर से 2r है ना, बाय आर स्क्वायर। तो ये अगेन वही एक्सप्रेशन आ गया वी अल्फा बाय आर, तो वी अल्फा बाय आर से कम हुआ पर वो भी नहीं है, तो एक ऑप्शन मैच कर, दैट इज ऑप्शन ए। इस सवाल से आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सीखिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है कि अगर आपको ए और बी से मिलके कुछ सी बन रहा है, ए और बी से मिलके क्या बना है सी, तो यहाँ पे ये जो बचा हुआ पार्ट है वो ए है, जो हटा दिया वो बी है और टोटल को सी बोल रहे हैं। तो अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो अगर आपको सी की वजह से पता है और बी की वजह से ही पता है तो आप ए की वजह से निकाल सकते हैं। कैसे, आप उसकी मतलब सी की वजह से निकालो, फिर माइनस बी की वजह से कर दो, तो आपके पास ए की वजह से आ जाएगा। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ये बोलता है कि इसकी वजह से इज इक्वल टू इन दोनों की वजह से। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो बढ़िया सवाल था, छाप लीजिए बच्चों। हम सिंगल करेक्ट आंसर कर चुके हैं, अभी हम बात कर रहे हैं मल्टीपल करेक्ट आंसर्स की, और ये अभी के टाइप में ज्यादा वेटेज वाले हो गए ना, मतलब ऐसे ही पेपर आ जाते हैं जिसमें सिंगल करेक्ट आए ना, सब मल्टी करेक्ट आ जाए, तो मल्टी करेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के लिए। और इसमें कई तरीके की गलती हम कर देते हैं, हम सवाल गलत पढ़ देते हैं और हमें सिंगल ऑप्शन को सही ढंग से करना है। तो जब भी आप ऐसे एग्जाम में बैठे हो तो पहले आप ये देखिए, आप सवाल पढ़िए, हर ऑप्शन पढ़िए। आपको लगता है कि अगर ये आपकी रेंज में तभी आप अटेम्प्ट कीजिए, नहीं लगता तो आप स्किप कर दीजिए। मैं पेपर के लिए बता रहा हूँ, अभी तो हमें पूरा करना है। पेपर मान लीजिए तो ऐसा नहीं भी आपने पहला ऑप्शन पढ़ा, सवाल पूरा पढ़ा, पहला ऑप्शन किया, हो गया, अब सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन में हवा ही नहीं लगी, फिर क्या मतलब हुआ करने का, बताओ। पार्शियल करेक्ट हुआ तब भी एक ही नंबर मिलने के चांसेस है उसमें। तो आप पहले सवाल पूरा गो थ्रू करेंगे, और सवाल में ये जरूर देखना वो करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। और एक एक ऑप्शन को सही ढंग से पहले पढ़ेंगे, जब आपको लगता है हाँ भाई अभी हमें सवाल समझ में आ गया, हर ऑप्शन कर सकते, तब आप अटेम्प्ट करने लग जाइए। तो मल्टीपल करेक्ट, और कई बार क्या होता है कि हमें जैसे सिंगल करेक्ट आ गया, मल्टी करेक्ट आ गया, अब लोगों को पता है सिंगल करेक्ट पहले करते हैं और मल्टीपल करेक्ट लोग याद नहीं करेंगे या फिर सबसे लास्ट में करेंगे, तो कई बार मल्टीपल करेक्ट के सवाल आसान भी मिल जाते हैं ना आपको। तो आसान सवाल कहीं भी छुपे हुए हो सकते हैं, सिंगल करेक्ट में भी हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट में भी हो सकते हैं, इंटीजर में भी हो सकते हैं, और आपके पास में जो न्यूमेरिकल टाइप है जिसमें डेसिबल तक लिखना होता है उसमें भी हो सकते हैं। अब की वजह जैसे जेईई 2020 हुआ, उसमें क्या हुआ, सिंगल करेक्ट भी दिए उसने और न्यूमेरिकल वाले भी दिए एक ही पेपर के अंदर। अब लोग सिंगल करेक्ट पे टूट पड़े, बिकॉज मल्टी मतलब न्यूमेरिकल में तो इंटीजर तक आंसर निकालना है, सिंगल तो मजे आ रहे थे करने में, पर भाई साहब जब सवाल देखे हो वो बहुत ही मतलब टफ लेवल के सवाल थे।
अब लोगों का हौसला टूट गया, तो लोगों ने बस सोचा सिक्योरिटी इतना टफ है तो पता नहीं वो कितना टफ होगा, तो लोगों ने अटेम्प्ट ही नहीं किया। पर ऐसा नहीं था, वो वाला पार्ट आपके पास आसान था। तो हमेशा आपको विश्वास रखना पड़ता है कि 6 से 7 सवाल, या फिर परसेंटेज में बात करें तो 40% आपके पास में इजी पक्का रहेगा ही रहेगा, जो आपको डेफिनेटली जेई एडवांस सेलेक्ट करवा के बढ़िया आईआईटी में लेके जा सकता है। तो मल्टीपल ग्रेड आप सही ढंग से करेंगे मेरे साथ में, और बहुत ही सही सवाल रहते हैं ये, और इन्हीं से हम लर्निंग करेंगे कि कैसे इन सब सवालों को आप अटेम्प्ट करें तो बढ़िया रहता है। पहला सवाल आपके सामने है, ये 2006 में पूछा गया सवाल है, करके बताइए क्या जवाब आ रहा है आपके पास। हाँ भी हुआ। तो सवाल में आपके पास में क्या है, आपको बोला गया कि एक स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज आपको गिवन है, और क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है ना, ये फ्लक्स नहीं है, फाई लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल है आपके पास में। तो पोटेंशियल आपके पास में अगर आप देख रहे हैं, व्हेन r इज लेस देन इक्वल टू r नॉट, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, व्हेन r इज लेस देन इक्वल टू r नॉट, पोटेंशियल है क्या है आपके पास, दैट इज q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r नॉट, तो दैट इज kq बाय r हो गया ना, kq बाय r नॉट बोल सकते हैं आप। तो ये r लेस देन r नॉट पे है। तो ऐसा कब होता है, जब शेल होती है। अगर सॉलिड होता तो यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसा नहीं आता, फिर वो गंदा एक्सप्रेशन आता है पोटेंशियल वाला, याद है आपको वो। फिर अगर आप बाहर का पोटेंशियल देख रहे हैं तो वो लिखा हुआ है आपके पास, इट इज q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, तो ये आ गया kq बाय स्मॉल r, तो ये r इसमें आता है आपके पास। इसको बराबर में दोनों में लिख सकते हैं, बराबर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। हाँ ठीक है, अच्छा पोटेंशियल की बात है, सही है ये बात। तो पोटेंशियल अगर कुछ ऐसा बनता है, अगर आप इसे ग्राफ देख रहे हैं तो ग्राफ गिवन भी है, और वो ग्राफ ऐसे करें कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, दिस इज v वर्सेस r का ग्राफ आपके सामने है। अब आप देखिए, हमें ये बोल रहा है कि मतलब हमें समझ में आ गया भाई शेल पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे एक शेल है और इस शेल पे ऐसे कुछ क्यू नॉट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले हम ए ऑप्शन के पास चलते हैं। तो ए ऑप्शन क्या बोल रहा है कि विद इन आर इज इक्वल टू 2 आर नॉट, मतलब ये इसकी रेडियस कुछ आर नॉट है, आपसे बात करें 2 आर नॉट पे, 2 आर नॉट के ऊपर, मतलब 2 आर नॉट की स्फीयर के अंदर आपका क्यू इंक्लूड क्यू नॉट के बराबर है, सही बात है भाई। अगर आप 2 आर नोट रेडियस का स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो पूरा चार्ज उसके अंदर आ जाएगा, तो क्यू इनक्लोज जो होगा वो क्यू नोट के बराबर हो जाएगा। ठीक है ये बात, ये क्यू कर दो, क्यू नोट ना करो, क्यू कर दो, ठीक है। बी ऑप्शन में देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट आर इज इक्वल टू आर नोट। सही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, यहां से लेके यहां तक तो होता ही नहीं, सिर्फ यहां से शुरू होता है, ऐसे ही बनता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, आप शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड याद कीजिए, अंदर जीरो आता है, बाहर आता है क्यू आता है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ये बात सही है आपके पास। तो बी ऑप्शन भी आपके पास बच्चों क्या हो गया, सही हो गया। सी ऑप्शन में अगर हम चलेंगे, सी ऑप्शन बोला चार्ज इज ओनली प्रेजेंट एट आर इज इक्वल टू आर नॉट। चार्ज कहां पे प्रेजेंट है, आर इज इक्वल टू आर नॉट पे तो प्रेजेंट है, शेल के ऊपर ही तो चार्ज है, और तो कहीं है ही नहीं। तो ये वाली बात भी सही है भाई, आर इज इक्वल टू आर नॉट पे चार्ज है और कहीं चार्ज है ही नहीं। डी ऑप्शन में बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज जीरो फॉर आर लेस देन आर नॉट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अगर आप बात करें आर लेस देन आर नॉट के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, बिकॉज आपको पता है डी यू बाई डी वी जो आता है वो आता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब भी उस रीजन में या फिर उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास में होगी। तो एनर्जी डेंसिटी का सवाल अभी नहीं आया है, पर ये अच्छा कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए, दैट इज डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो एनर्जी आपके पास में नहीं आएगा। तो इसमें चारों ऑप्शन सही हो गए, ए बी सी डी, चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, ए बी सी डी। तो सवाल में क्या सीखने वाला था, सवाल को पढ़ना है सही ढंग से, पढ़ के आप समझना क्या बोलना चाह रहा है, वन बाय वन ऑप्शन आप करिए, पेशेंस के साथ में कीजिए, कोई जल्दबाजी मत रखिए, तो सवाल आपसे हो जाएगा। अच्छा, ये 2009 का सवाल है आपके सामने, और देखने में आसान लग रहा है, पर करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है आपका।
हाँ भी हुआ, आसान सवाल था। सवाल में बोला गया कि प्लस क्यू के इन्फ्लुएंस में माइनस क्यू आपके पास में इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है, तो वो जैसा इसमें हो रहा होगा वैसा इलेक्ट्रिक मतलब आपके ग्रेविटेशन में होता है कि क्यू चार्ज को आप फोकस पे रखेंगे तो यहाँ पे ऐसी इलिप्स में मूव करेगा, एक छोटा क्यू आपके पास में इलिप्स में मूव करेगा। ये बोल रहा है माइनस क्यू ऐसे इलिप्स में मूव कर रहा है, तो यही ग्रेविटेशन में होता है। बिकॉज अगर इलेक्ट्रिकल पाथ आ रहा है तो फोर्स तो वैसा ही है ना, जैसे ग्रेविटेशन वाला फोर्स था वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज k q1 q2 by r स्क्वायर, यहाँ पे है, वहाँ पे था gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो जैसा पैटर्न आप ग्रेविटेशन में फॉलो करते हैं सेम कहानी यहाँ पे होगी। तो इस बार सवाल को आप ग्रेविटेशन से लिंक करेंगे तो ये तो एक फोकस पे रहेगा आपके पास में, ये आपके पास सन हो गया, जो वहाँ पे सन होता था ये यहाँ पे आपके पास अर्थ हो गया, आप ऐसे ट्रीट कर लीजिए इसको। अब क्या होगा, अब इसकी स्पीड तो बदलती जा रही है, जब यहाँ पे होता है स्पीड हाईएस्ट होती है, यहाँ पे स्पीड होता है मिनिमम होती है, और एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है ना आपके पास में, यही तो था केपलर का सेकंड लॉ, दैट इज da/dt इज इक्वल टू l/2m। तो एंगुलर मोमेंटम आपके पास में कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम बदलेगा नहीं। वो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि सन के अबाउट या फिर इस क्यू के अबाउट जो फोर्स है वो यहीं से पास हो रहा है। अगर यहाँ पे भी क्यू होगा माइनस क्यू तब भी फोर्स यहीं से पास होगा, तो टाउ अबाउट क्यू जीरो है भाई, टाउ इज इक्वल टू dl/dt आता है आपके पास में। तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ऐसे अगर आप वेक्टर लगा देंगे तो। अब देखिए अगर आप सन के अबाउट देखें तो टॉर्क जीरो है अबाउट सन, या फिर आप सेंट्रल चार्ज बोल दीजिए कैपिटल क्यू। तो एल अगर आप देखेंगे तो एल क्या रहेगा आपके पास, कांस्टेंट रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, स्पीड बदलती रहेगी, और अगर स्पीड बदलती जा रही है तो एंगुलर वेलोसिटी भी आपके पास से बदलती रहेगी। बिकॉज अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो v इज, इसने क्या क्या बात पूछी है, इसने एक एंगुलर मोमेंटम के बारे में पूछा है, एक लीनियर मोमेंटम पूछा है, और एक एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। ऐसी कुछ बात है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है आपके पास। तो यहाँ पे v कम है, r ज्यादा है, तो यहाँ पे जो ओमेगा आएगा, यहाँ पे v भी ज्यादा है, यहाँ पे r भी कम है, तो यहाँ पे अगर ओमेगा 1 है, यहाँ पे ओमेगा 2 है, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब ऑप्शंस में देखते हैं, ए ऑप्शन बोलता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, सही बात है, तो ए ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन में द लीनियर मोमेंटम ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट, गलत बात, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज स्पीड बदल रहा है। लीनियर मोमेंटम होता है mv, स्पीड आपके पास से बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रही है, तो एंगुलर आपके लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, तो बी ऑप्शन आपके पास में गलत हो गया। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन में बोलता है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी नहीं है भाई सब कांस्टेंट, वेलोसिटी बदल रहा है, आर बदल रहा है, तो अगर आप ये एक्सप्रेशन देखें तो ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। लीनियर स्पीड ऑफ माइनस क्यू इज कांस्टेंट नहीं भाई साहब, वो दिखाई दे रहा है, वो बदल रहा है, तो वो भी गलत। तो सिर्फ एक ऑप्शन सही है, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है, छाप लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें, ये प्रॉब्लम 2010 में पूछा गया, 2010 में, सिंपल सवाल है, करके बताइए। अभी हुआ, मैं डायग्राम बना लेता हूँ, जरा आप और अटेम्प्ट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ Q1 है, ऐसे कुछ यहाँ पे Q2 लिखा है। हाँ भी कुछ ऐसा आपको गिवन है। अब आपसे पहले तो ये पहचानिए कि आपको फील्ड लाइन का आइडिया है कि नहीं। हमने फील्ड लाइन पहले भी देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव टर्मिनेट होती है, तो इससे निकल रही है देखिए, और इस पे टर्मिनेट हो रही है, तो आप क्या बोलेंगे, Q1 कैसा है आपके पास, पॉजिटिव, और Q2 कैसा है आपके पास, नेगेटिव। सही, ये बात हमने कैसे चेक की, हमें पता है पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलती है, नेगेटिव पे आके टर्मिनेट होती है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया वो यहाँ पे जाता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया यहाँ पे कम है, इसका मतलब क्या, मोड ऑफ Q1 विल बी ग्रेटर देन मोड ऑफ Q2। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया से जज किया, हमें पता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, जहां पे फील्ड लाइंस की भीड़ ज्यादा होगी वहां पे EFI ज्यादा होगा, और अगर यहाँ पे EFI आपके पास में ज्यादा है तो ऑब्वियसली चार्ज ज्यादा होगी। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए Q से कुछ 10 लाइंस निकल रही है तो 2Q से कितनी निकलती है, 20 लाइंस निकलती है, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे देखिए इस पे कम टर्मिनेट हो रही है, इससे ज्यादा निकल रही है, इसका मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा। आप डायरेक्टली ऐसे लिख कर सकते हैं। अब आप देखिए एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास में यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज है, और इस वाले चार्ज की वैल्यू बड़ी है। अब आप बताइए कौन से पॉइंट पे EFI जीरो होगा, क्या बीच में जीरो हो सकता है क्या, हमने देखा यहाँ पे बीच में, तो अगर आप ये प्लस Q इधर धक्का मार रहे हैं, नेगेटिव उधर खींच रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा। यहाँ पे देखा तो ये इधर धक्का मार रहा है, ये इधर खींच रहा है, देखिए इसकी वजह से जो
EFI आ रहा है इधर, इसकी वजह से इधर आ रहा है कि यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे भी नहीं होगा। हमने नोट्स में सही ढंग से ये वाली बात देखी थी, क्योंकि हमेशा यहाँ पे इस प्लस क्यू का डोमिनेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। कभी भी यहाँ पे नेट EFI 0 बनने देगा नहीं, बिकॉज ये डिस्टेंस कुछ x है, तो इसका तो EFI है KQ डिवाइड बाय x स्क्वायर, उसका उस तरफ आ रहा है दैट इज KQ डिवाइड बाय L प्लस x का होल स्क्वायर, सही है, इसकी वजह से इधर आ रहा होगा। अब देखिए Q भी छोटा है, ये डिस्टेंस भी बड़ी है, तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 0 हो सकता है इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे ये जो चार्ज है वो कम है पर डिस्टेंस भी कम है, तो इसका फोर्स कुछ अट्रैक्टिव आएगा, उसका कुछ रिपल्सिव आएगा, दोनों एक दूसरे कंपनसेट कर रहे हैं। तो कौन से पॉइंट पे EFI 0 आएगा, इसके इस तरफ आएगा, दैट इज राइट साइड। तो अगर आप ऑप्शंस में जाएंगे तो एक तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपके पास में, और फिर आप कौन से पोजीशन पे राइट टू द Q टू द D, दो ऑप्शन सही हो जाएंगे बच्चों इसमें, दैट इज ऑप्शन ए एंड डी, दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, छाप लीजिए। 2011 का सवाल है आपके पास में, करके बताइए क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके पास। हाँ भी हुआ। सवाल आसानी लग रहा है। सवाल में क्या बोला गया कि एक स्फेरिकल मेटल शेल है जिसकी रेडियस RA है, और एक सॉलिड मेटल स्फीयर है उसकी रेडियस कुछ RB है। तो हमने यहाँ पे एक शेल बना लिया, ऐसे यहाँ पे ऐसे एक शेल बना लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास RA, ठीक है। और यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर बना लिया ऐसे, इसकी रेडियस कुछ RB है। ये सॉलिड है आपके पास, दिस इज सॉलिड, और ये आपके पास में यहाँ पे शेल है ऐसे। दोनों पे Q चार्ज गिवन है, इस पे भी कुछ Q चार्ज दिया, इसको भी कुछ Q दिया चार्ज, इसको भी कुछ Q चार्ज दिया, ठीक है। अब इनके बीच में इनको काफी डिस्टेंस पे रखा गया और दोनों पे चार्ज कुछ Q गिवन है। अब आपने क्या किया, इनको थिन वायर से ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे थिन वायर से ज्वाइन कर दिया। अब आपने इनको बहुत दूर रखा है। बहुत दूर रखने से बेनिफिट क्या है कि अगर आप इस वाले शेल का पोटेंशियल निकाल रहे होंगे तो सिर्फ इसकी वजह से लिखना है, इसकी वजह से नहीं लिखना, बिकॉज डिस्टेंस बहुत बड़ी है। ये जो R है वो 10 to infinity आप मान लीजिए, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल नहीं लिखना, सिर्फ इसकी वजह से ही। जैसे हमारे इस शेल का पोटेंशियल सिर्फ इसी Q की वजह से लिखना है, उस Q की वजह से लिखना नहीं है। अब आप देखिए, सबसे पहले ऑप्शन ये बोल रहा है कि ए ऑप्शन आपके पास में है, दैट इज E के अंदर अगर आप देख रहे हैं, ए के अंदर, तो इनसाइड EFI कितना होगा, तो ये शेल है यार, शेल के अंदर 0 होगा, तो ये 0 होगा, सही बात है। तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट होगा। अगर हम चले बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन में बोल रहा है QA और QB में से कौन जाना होगा। फाइनली अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कौन जाना होगा। तो अब देखिए, जैसे आप इस स्विच को बंद करेंगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, और चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा आपके पास में ताकि पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाए। तो इसका पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, दैट इज KQA डिवाइड बाय RA इज इक्वल टू KQB डिवाइड बाय RB, ये एक्सप्रेशन है। और QA प्लस QB किसके बराबर है, 2Q के बराबर है, बिकॉज टोटल चार्ज तो 2Q ही है ना, इस पे भी Q, इस पे भी टोटल 2Q है, तो 2Q और 2Q रहना चाहिए। तो यहाँ से K से K उठ जाएगा, तो QA बाय QB आपके पास जो निकल के आएगा बच्चों, दैट इज RA बाय RB। मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा उस पर चार्ज ज्यादा, तो इसकी रेडियस ज्यादा है, सवाल में गिवन है कि RA बड़ा है एज कंपेयर टू RB, तो आप क्या बोलेंगे, QA बड़ा है एज कंपेयर टू QB, तो ये बी ऑप्शन भी सही हो गया। अगर आप किसी दो मेटल्स को ज्वाइन करते हैं तो कब तक चार्ज फ्लो है, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। अगर मान लो बच्चे पास में होता तो इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लिखना पड़ता, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती। फिर इस पे चार्ज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होता, बिकॉज इस चार्ज को ये चार्ज इन्फ्लुएंस करता, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक ना हो, कुछ नॉन सिमेट्रिक होता आपके पास में, सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं आता। थर्ड ऑप्शन में सिग्मा ही पूछ लिया इसने, सिग्मा ए डिवाइड बाय सिग्मा बी कितना होगा। इसने गिवन है RB बाय RA, चेक कर लेते हैं एक बार सिग्मा कितना होगा। सिग्मा ए अगर हम देखें तो सिग्मा ए आपके पास में आएगा, दैट इज QA डिवाइड बाय 4 पाई RA स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा बी आपके पास में है QB डिवाइड बाय 4 पाई RB का स्क्वायर। अब आप दोनों को डिवाइड मार दीजिए, तो डिवाइड मारे तो क्या आएगा, सिग्मा ए बाय सिग्मा बी इज इक्वल टू QA डिवाइड बाय QB मल्टीप्लाई RB डिवाइड बाय RA। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ गया तो आप देखिए QA बाय QB की वैल्यू कितनी है, QA बाय QB इज RA बाय RB, तो इसको आप मिटा के लिख दीजिए, दैट इज सॉरी स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, RA डिवाइड बाय RB।
तो अगर ये कटेगा तो कट पिट के क्या आएगा, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर है आपके पास, तो ये एक की वैल्यू कट जाएगी, यहाँ पे बचेगा आरबी डिवाइड बाय आर ए। तो ये बात भी सही होगी। डी ऑप्शन में चलते हैं। अभी डी ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, डी ऑप्शन में आपको क्या पूछा गया, डी ऑप्शन में बोल रहा है कि ई ए ऑन सरफेस, इसके सरफेस पे ऑन सरफेस इज ग्रेटर देन ई बी ऑन सरफेस, ऐसी बात चल रही है आपके पास में ना। अब देखिए कैसे देखें, सरफेस पे ई एफ आई कितना होगा, अगर आप देखेंगे ए के सरफेस दैट इज के क्यू ए डिवाइड बाय आर ए का स्क्वायर, और अगर आप ई बी देखेंगे बच्चों तो है के क्यू बी डिवाइड बाय आर बी का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम इन दोनों को डिवाइड मान लेते हैं, इन दोनों डिवाइड मान लेते हैं, यहाँ पे आ गया ई ए डिवाइड बाय ई बी, किसके बराबर है ये, क्यू ए, ठीक है, क्यू ए डिवाइड बाय क्यू बी, और यहां पे बन गया आपके पास में आर बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर ए स्क्वायर। तो अगर आप इसको सोल्व करते हैं क्यू ए बाई क्यू बी हो जाएगा आपके पास आर ए बाय आर बी, तो ये बन जाएगा आर ए बाय आर बी। तो जो ई ए बाई ई बी का एक्सप्रेशन है वो प्रोपोर्शनल है आर ए बाय आर बी, मतलब इसके रेशियो के बराबर है। तो कहां पे ई एफ आई ज्यादा होगा, कहां पे ई एफ आई कम होगा, तो जिसका रेडियस आपके पास में ज्यादा होगा वहां पे आपके पास में ई एफ आई ज्यादा होगा। सॉरी, उल्टा एक्सप्रेशन आ रहा है ना आपके पास, यहाँ पे आर बी आएगा, यहाँ पे आर ए आएगा, ऐसा आ गया। तो अगर आप देख रहे हैं तो आर ए बड़ा है एज कंपेयर टू आर बी, तो ई बी बड़ा आएगा एज कंपेयर टू ई। समझना कि डी ऑप्शन ही मैच कर जाएगा। इस सवाल में आप एक और अप्रोच भी लगा सकते हैं कि कंडक्टर के जस्ट पास में जो ई एफ आई आता है वो आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर के जस्ट पास में जो ई एफ आई आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अब पता लग गया था भी किसका सिग्मा ज्यादा है, बी का सिग्मा ज्यादा है, तो ई एफ आई भी जस्ट वहां पे ज्यादा होगा, तो ई बी ग्रेटर देन ई ए हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन पढ़ाया गया था आपको नोट्स में कि कंडक्टर के जस्ट बाहर ई एफ आई होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमने ये चीज देखी थी, तो वहां से भी यूज करके देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे एक्सप्रेशन आई क्या, दैट इज ई ए बाई ई बी इज इक्वल टू आर बी बाई आर ए, मतलब उल्टे रेशियो में जा रहा है, जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसके सरफेस पे ई एफ आई क्या होगा आपके पास, कम होगा। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन सही हो गए, ए बी सी डी, आप इसे कर सकते हैं छाप के। बच्चों 2011 का सवाल है आपके सामने और थ्योरेटिकल ही है, एक बार करके देखिए क्या जवाब आ रहा है आपके पास। एक एक ऑप्शन से ढंग से पढ़िएगा ना। हाँ भी हुआ, मैं इसे करने जा रहा हूँ, तो अगर आपने नहीं किया है तो आप स्क्रीन पॉज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपको ये बोल रहा है इसके अंदर कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वेरीज एट, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी आपके पास में के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये बोल रहा है ऐसा बन जाए के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर ना होके आर टू दी पावर 5/2 बन जाए, ऐसे 2.5 बन जाए, तब गोस लॉ वैलिड होगा या नहीं। तो ठीक है, मैंने बोला गोस लॉ क्या होता है, गोस होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अगर आप ई की टर्म में तो आपके पास में 1/r⁵ है ना, ई की टर्म में, एस की टर्म में कितना आएगा r स्क्वायर आएगा, तो ये टर्म क्या आ गया 1/√r के बराबर आ गया। अगर आप देख रहे हैं ये वाली टर्म, तो ये टर्म किसके प्रोपोर्शन है, ई की वैल्यू दिस और r एरिया होता है 4πr² का फैक्टर आएगा इसमें, तो नेट ऐसा आ गया। और ये वाली टर्म r पे डिपेंडेंट है, तो कभी भी q इनसाइड बाय एप्सिलॉन के बराबर हो सकती नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपके पास में गलत हो गया, गोस लॉ वैलिड नहीं है। फिर इससे सेकंड बोला था गोस लॉ कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकंड ऑप्शन में ये बोला कि अगर मान लीजिए डाइपोल हो आपके पास में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, इसी को डाइपोल बोलते हैं। क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है q d वेक्टर। क्या क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पास में पेयर ऑफ चार्ज से मिलकर बना होता है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वैल्यू होती है q मल्टीप्लाई d वेक्टर। ठीक है, और जनरली ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। फिर हम एक्सियल इक्वेटोरियल सब पे हम EFI निकालना हम डाइपोल में सीखे थे। अब सुनिए, आपको ऐसे बोल रहा है कि यार इसके आसपास में अगर जैसे आपको यहाँ पे EFI निकालना है, तो क्या आप गोस लॉ की हेल्प से कर सकते हैं क्या? अगर हम कर पाते तो अब मैथमेटिकली करते ही नहीं, नोट्स में हम गोस लॉ की हेल्प से कर देते हैं, पर गोस लॉ की हेल्प से कर नहीं सकते। दिक्कत क्या है कि हर एक पॉइंट पे EFI, जैसे गोस लॉ करने के लिए क्या करते हैं, अगर हमें कभी भी EFI गोस लॉ की हेल्प से निकालना होता है तो हम ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करते हैं जिसके हर एक पॉइंट पे E की वैल्यू सेम हो और E एंड DS में एंगल सेम हो। दो कंडीशन यूज करते हैं, E वैल्यू ऑफ E सेम, वैल्यू ऑफ E सेम होना चाहिए और एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डीएस वेक्टर वो क्या होना चाहिए आपके पास में, कांस्टेंट होना चाहिए। जीरो होता है तो बल्ले बल्ले। पर आप देखिए इससे अगर आप देखें तो हर एक पॉइंट पे ई ही सेम नहीं आएगा। यहाँ पे आप कैसा भी क्वेश्चन सरफेस चूज कर लीजिए, स्फीयर कर लीजिए, क्यूब, क्यूबॉइड, हर एक पॉइंट पे ये फाइव डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन सरफेस आ ही नहीं सकता आपके पास ये डाइपोल के अराउंड जिसके हर एक पॉइंट पे ई सेम हो। जब ई ही सेम नहीं है, सेकंड क्वांटिटी की बात ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम डाइपोल के अराउंड ईएफआई गोसो की हेल्प से नहीं निकाल सकते। तो बी ऑप्शन बच्चों क्या हो गया आपके पास, रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्जेस इज जीरो समवेयर, तो उसने क्या बोला है, द साइन ऑफ द टू चार्जेस आर सेम। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं आपके पास में, एक Q1 है एक ऐसे Q2 है, और इनके बीच में EFI जीरो है। EFI जीरो होने का मतलब क्या है बच्चों, अगर एक इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे तो दूसरा इस तरफ देगा। समझ में आ रहा है? और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का साइन सेम हो। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, देखिए ये इधर धक्का मारेगा, ये इधर धक्का मारेगा, नेट जीरो आ जाएगा। अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे तब भी बात बन जाएगी, ये इधर खींचेगा वो उधर खींचेगा। पर अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो वो उधर धक्का मारेगा, वो भी उधर खींचेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, फिर जीरो हो सकता नहीं है। तो अगर आपके पास में दोनों चार्ज के बीच में किसी पॉइंट पे EFI जीरो है तो डेफिनेटली Q1 और Q2 क्या होंगे, सेम साइन के होंगे। तो ये सही बात है, अच्छी बात है, तो अपने सही कर देते हैं इसको। डी ऑप्शन बोल रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास में है VA, ठीक है जी, बी पॉइंट का पोटेंशियल है VB। अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन कितना होगा ए से बी जाने में, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है Q मल्टीप्लाई डेल्टा V। पढ़ा है आपने ऐसा। अब आपसे बोला यूनिट चार्ज, तो Q की वैल्यू 1 होगी और डेल्टा V कितना गया, VB माइनस VA। तो ये भाई साहब वर्क डन आएगा अगर आप सोली मूव कर रहे हैं तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। पर इसमें एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, ये तभी वैलिड है ओनली व्हेन डेल्टा के इज जीरो, डेल्टा के इज जीरो। अब सवाल में आपको कुछ मेंशन ही नहीं किया इसके बारे में कि है कि नहीं, तो आप नहीं बोल सकते ये वाली बात। ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए। ये तभी होता जब लिखा होता है कि अगर स्लोली मूव कर रहे हैं, तो हम एक्यूरेटली बात सही नहीं है तो हम डी को सही नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर सवाल में क्लियरली मेंशन होता कि आप स्लोली मूव कर रहे हैं तब डी ऑप्शन भी आपके पास में करेक्ट हो जाता। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ये आपसे 2012 में पूछा गया सवाल है। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है आपका। मैं डायग्राम बता देता हूं, आप कर लीजिए इतनी देर। ठीक है बच्चों, अब आइए अपने सवाल पे चलते हैं। इसमें बोला गया 6 पॉइंट चार्ज आर केप्ट एट द वर्टाइसिस ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L। इसके साइड कुछ L है आपके पास में और वहाँ पे 6 चार्जेस आपके पास में दिखाए गए हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। इस पे Q है, इस पे -Q है, इस पे -2Q है, प्लस Q, दिस इज -Q, दिस इज -Q एंड दिस इज +Q और यहाँ +2Q। ठीक है, अब आपको K की वैल्यू गिवन है, दैट इज K को दिस इज QL Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर को K नाम दिया है। ठीक है, सबसे कौन सा ऑप्शन करेक्ट ये पूछ रहा है। सबसे पहले पूछ रहा है कि O पॉइंट पे जो EFI है वो कितना है, वो जाना चाहे इस O पॉइंट पे EFI। तो देखिए आपके पास में इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से इस तरफ आएगा,
पॉजिटिव रिपेल कर रहा है वो उस तरफ आएगा, 2k आ गया आपके पास, ठीक है। इसकी वजह से भी इधर, इसकी वजह से नेट 2k आ गया, ठीक है। इन दोनों में देखें तो इस तरफ आएगा, ये भी 2k आ गया आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप इसकी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे इसकी वजह से आ रहा था 2q और यहाँ पे नेट आ गया 4q। अब यार ये एंगल जरूरी हो गया ना हमारे लिए, हमें एंगल ढूंढना पड़ेगा। तो ये 6 हिस्से में तो 60 डिग्री के एंगल आ जाएंगे आपके पास। तो नेट अगर आप देख रहे हैं तो ये तो 4q है आपके पास, 4k है, और इधर एक 2k आ रहा है और इधर एक 2k आ रहा है आपके पास। कितने कितने एंगल पे? 60 डिग्री के एंगल पे। तो नेट कितना हो गया आपके पास में? ई नेट अगर आप देखें तो 4k प्लस 2k cos 60 और इसका ट्वाइस हो गया। cos 60 कितना होता है भाई? cos 60 हाफ होता है आपके पास में, तो ये बन जाएगा 6k। तो ई नेट आ गया 6k। तो ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तो मैच कर गया जी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर इसने अच्छा कौन सी डायरेक्शन के लॉन्ग आ रहा है? इस वाले डायरेक्शन के लॉन्ग आ रहा है, ओडी के लॉन्ग आ रहा है। सही बात है, पॉइंट ओ था, ओडी के लॉन्ग आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन सही है। पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज 0, इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है कि नहीं? इसकी वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से पॉजिटिव, इन दोनों की वजह से नेट मिला के 0। इन दोनों की वजह से देखिए, इसकी वजह से प्लस के क्यूब आया, इसकी वजह से माइनस के क्यूब आया, ये भी 0, ये भी 0। तो ये बात भी सही है भैया। आप देखिए ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से जैसा पोटेंशियल आएगा, सेम पॉजिटिव की वजह से आएगा, नेट कट के 0 बन जाएगा। सिमिलर यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से, वैसे नेगेटिव की वजह से वो भी 0। सिमिलरली इसके लिए तो 0 आ रहा है, बी वाला भी सही हो गया। द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन लाइन पी आर, दिस लाइन इज पी आर। पी आर पॉइंट पे के हर एक पॉइंट पोटेंशियल सेम है, ऐसे वो बात कर रहा है। देखिए पी आर के आप कोई पॉइंट पे जाएंगे, इस वाले पॉइंट पे है मान लीजिए, तो इससे जैसी दूरी होगी उतनी दूरी इससे होगी। किसी पॉइंट पे इस पे चले जाइए, जितनी दूरी इससे होगी उतनी इससे होगी, तो इन दोनों का पोटेंशियल 0 बन जाएगा। अगर आप किसी पॉइंट पे है तो इस वाले चार्ज से दूरी और इस वाले चार्ज से दूरी बराबर होगी, तो इन दोनों की वजह से भी 0 बन जाएगा। तो इन दोनों का पेयर 0 बन गया और इन दोनों के पेयर की वजह से पोटेंशियल 0 बन गया। सही है, बिकॉज अगर आप डाइपोल ट्रीट करेंगे इसको तो इक्विटोरियल पोजीशन हुई ना आपके पास में, तो 0 आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। देखिए कोई भी पॉइंट पे आप चले जाइए, इससे जो दूरी होगी वही इससे दूरी होगी, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नेट 0 बन जाएगा। सिमिलरली जो दूरी इससे होगी वही दूरी इससे होगी, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव 0 बन जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर जो दूरी इससे आएगी वही दूरी इससे आएगी, तो यार इन दोनों का पेयर मिलकर 0 बना दे रहा है पोटेंशियल, इन दोनों का पेयर मिलकर 0 बना दे रहा है, इन दोनों का भी 0 बना किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये बात सही है कि अगर आप पीआर लाइन के ऊपर चलते हैं तो आपके पास में पोटेंशियल 0 आएगा हर एक पॉइंट पे। तो 0 है हर एक पॉइंट पे, तो सेम भी बोल सकते हैं आप। तो अगर ऑप्शन में तो 0 आएगा तब भी ये बात सही थी। डी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन एसटी इज सेम। अब आप एसटी पे चल के देखिए बच्चों, एसटी पे चल के देखिए तो इससे दूरी और इससे दूरी सेम है, इससे और इससे दूरी सेम है, पर दोनों पॉजिटिव है तो पोटेंशियल कुछ आ जाएगा। इन दोनों से दूरी सेम है तो इनका कुछ नेगेटिव है तो भी पोटेंशियल आ जाएगा। अगर देखिएगा इससे और इससे दूरी डिफरेंट डिफरेंट तब भी कोई पोटेंशियल आ जाएगा। तो 0 तो नहीं आ रहा ना, बिकॉज इस वाले एसटी लाइन पे अगर आप चलेंगे तो इससे दूरी और इससे दूरी सेम है आपके पास में, पर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, जिससे कुछ वैल्यू आएगी। सिमिलरली इन दोनों की कोरस्पोंडिंग भी डिस्टेंस तो सेम है, पर इन दोनों की पोटेंशियल से भी कुछ वैल्यू आएगी, और इन दोनों से डिस्टेंस ही आपके पास डिफरेंट है। तो अगर आप देखेंगे एसटी लाइन पे चलेंगे तो हर एक पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट आएगा, इसमें से डी सही। तो आपके पास बच्चों कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए यहाँ पे? ए, बी एंड सी।